हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द क्रैश कोर्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, जो ज्वाइन हो रहा है थम्स अप कर लीजिए फटाफट से। कुमकुम शर्मा, अनन्या, ठीक है, चलिए फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक, दैट इज़ गैसियस स्टेट। लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था वो था हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम, जिसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आपको वो पूरी स्लाइड मिल गई होगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर विच इज़ गैसियस स्टेट। इसमें दो तरह की गैस पढ़ेंगे हम, आइडियल और नॉन आइडियल, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रियल गैस और वंडरवॉल गैस। तो अभी हम आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा। ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा। सुना सा है या सुना सा है, बताइए ज़रा फटाफट से। ये जो आपने देखा होगा आइडियल गैस लॉ, PV बराबर nRT, बहुत बार यूज़ किया होगा, देखा भी होगा। तो इसके बारे में तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होगी। इसके 5 पैरामीटर है, P, V, N, R और T। एक एक करके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, प्रेशर के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी यूनिट्स ध्यान रखनी है। प्रेशर तो आपको पता ही होगा, प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आपको इसकी यूनिट पता करनी होगी, कौन कौन सी इसकी यूनिट है। हम इसके लिए यूज़ करते हैं ATM, हम इसके लिए यूज़ करते हैं बार, हम यूज़ करते हैं mm ऑफ Hg, हम यूज़ करते हैं पास्कल, न्यूटन मीटर स्क्वायर और टोर। ये बहुत सारी यूनिट है प्रेशर के लिए जो हम यूज़ करते हैं, अलग अलग यूनिट। तो इस यूनिट का आपको इंटर कन्वर्जन पता होना चाहिए कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे चेंज किया जा सकता है। जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ प्रेशर के लिए। जैसे मैंने लिया 1 ATM, सो 1 ATM बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg, है ना। प्रेशर के बारे में बता रहा हूँ। 1 ATM बराबर 760 mm ऑफ Hg, 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और इसको आप लिख सकते हो 760 टोर, है ना। इसको 760 टोर भी लिख सकते हो। 1.01 बार अप्रोक्सीमेटली, बार और ATM लगभग सेम होता है। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो पास्कल, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो आप किसी भी तरह से प्रेशर को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। देर आर 5 पैरामीटर्स, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, R and T। हम एक एक करके आते हैं। P की यूनिट्स आपको पता चल गई होगी, N, P की यूनिट्स को हमने बता दिया इंटर कन्वर्ट कैसे करना है, राइट। आगे देखिए जरा, अब दूसरा पार्ट आता है वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम वाला पार्ट जो है उसको थोड़ा अच्छे से समझिए। हमें चीज़ तो क्लियर है कि वॉल्यूम क्या होता है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम एक्चुअल में होता क्या है। वॉल्यूम इज स्पेस अवेलेबल टू मूव, स्पेस अवेलेबल टू मूव। यानी कि अगर कोई गैस एक कंटेनर में है, अगर वो 1 लीटर के कंटेनर में है तो उस गैस का वॉल्यूम 1 लीटर। अगर वही गैस 2 लीटर के कंटेनर में है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 लीटर, क्योंकि उसके पास अब 2 लीटर तक का स्पेस है घूमने के लिए। तो वॉल्यूम गैस के लिए क्या होता है, स्पेस अवेलेबल टू मूव। इसके लिए आप अगर यूनिट की बात करोगे तो जनरली हम यूज़ करते हैं लीटर और ml, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, 1 लीटर बराबर 1000 ml। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, इसमें कुछ बताना नहीं है। बस हाँ, ये चीज़ है कि आप इसको, मैं अलग स्लाइड पे बता देता हूँ। देखिए ज़रा, वॉल्यूम में अगर हम देखें 1 लीटर बराबर 1000 ml, है ना। तो कभी कभी ml ना लिख के वो ऐसे लिखेगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर कभी कभी लिख लेगा 1000 cc, है ना। तो ये कभी कभी यूज़ कर लेता है, राइट। चलिए, उसके बाद हम आते हैं नंबर ऑफ मोल्स पे। देखिए ज़रा, नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको मोल में बताया था कि मोल कैसे निकालते। ज़रा ध्यान से देखिए कि कभी भी आपको अगर मोल निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, मोल कैसे निकाला जाएगा। मोल निकालने का तरीका देखिए ज़रा, अगर आपके पास वेट है तो अगर आप मोल निकालना चाहते हो तो उसको डिवाइड कर दो
मोलर मास से, राइट। अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल से आपको मोल निकालना है, तो आप उसको डिवाइड कर लो किससे, Na से, राइट। और अगर आपके पास वॉल्यूम एट STP ऑफ आइडियल गैस, अगर ये दिया हुआ हो तो मोल निकालना, तो क्या करो, डिवाइडेड बाय 22.4, है ना। और अगर यहाँ से यहाँ वापस पहुँचना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, इसको मल्टीप्लाई कर दो Na से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 22.4 दे। वॉल्यूम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, वॉल्यूम आपका लीटर में होना चाहिए। तो इस तरह से आप मोल निकाल सकते हो, राइट। एक एक करके हम सारा पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, फटाफट से देखिए। प्रेशर मैंने बता दिया, प्रेशर की यूनिट बता दी। वॉल्यूम मैंने बता दिया, वॉल्यूम के लिए क्या यूनिट यूज होती है। एन मैंने बता दिया, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आर के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, आर के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा फटाफट से। आर के लिए क्या क्या वैल्यू यूज करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। आर के लिए हम एक वैल्यू यूज करेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। अप्रोक्सीमेटली अगर लिया जाए तो ये हो जाएगा 25/3। तो कैलकुलेशन कभी करना हो तो आप इसको 25/3 ले लेना। दूसरी आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, राइट। और इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हो जाएगी 1/12, राइट। और एक और होता है कैलोरी वाला, आर बराबर 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये आर हो गया, है ना। ध्यान रखिएगा, आर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट। तो हमने सारी चीज कवर कर ली, जरा ध्यान से देखिएगा। वापस आते हैं, आर हो गया। एक और बचा है टेम्परेचर, वो भी बता देते हैं। ये आर के बारे में हो गया। टेम्परेचर के बारे में देखिए, टेम्परेचर अगर आपको केल्विन में चाहिए तो आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम टेम्परेचर केल्विन में यूज करेंगे डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इस तरीके से हम यूज करेंगे। तो आप पूरी इक्वेशन जरा दोबारा से देख लीजिए। PV बराबर nRT आइडियल गैस इक्वेशन, P प्रेशर, V वॉल्यूम, मोल, R, और ये आपका हो गया टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर आपको केल्विन में ही रखना है। ये सारी चीज समझ में आ रही है ना। तो एक एक करके हमने ये सारी कहानी कवर कर ली। अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर मैं बात करूं आइडियल गैस की, ठीक है, तो अब आइडियल गैस को देखिए जरा। आइडियल गैस, आइडियल गैस की दो खास बातें आप ध्यान रखिएगा, है ना। दो खास बातें क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल टेंड्स टू 0, यानी कि आइडियल गैस के गैसियस पार्टिकल्स का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, वो पॉइंट पार्टिकल माने जाते हैं। पहला चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि उनका वॉल्यूम जो है वो लगभग क्या होता है, 0, नेग्लिजिबल वॉल्यूम। दूसरा, एट्रैक्शन फोर्स, एट्रैक्शन फोर्स टेंड्स टू 0। आइडियल गैस के पार्टिकल्स में एट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, 0। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस चीज को मैं रिलेट करूंगा। जब वॉल्यूम ऑफ गैस आएगा रियल के समय, तब वहां पे नेग्लिजिबल नहीं होगा, तब मैं बी लाऊंगा, ठीक है। और जब रियल गैस में एट्रैक्शन फोर्स होगा तब मैं वहां ए लाऊंगा। तो ए और बी आ जाएगा तब गैस रियल बन जाएगी, और ए और बी नहीं है तो गैस क्या है, आइडियल। यानी कि अगर गैस का वॉल्यूम ही नहीं है, गैस पार्टिकल्स का वॉल्यूम ही नहीं है, तब तो वो गैस आइडियल है। लेकिन अगर रियल गैस की बात करोगे तो वहाँ वॉल्यूम आएगा और एक टर्म आएगी बी, याद रखिएगा। आइडियल गैस के लिए एट्रैक्शन फोर्स बिटवीन गैसेस पार्टिकल्स टेंड्स टू 0, नेग्लिजिबल एट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है। तो ये आइडियल गैस की खास बात हो गई। तो कुल मिला के PV बराबर nRT इज इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। क्या चीज़ ध्यान रखनी है, इनकी यूनिट्स कहाँ कैसे किसको यूज करना है, राइट। उसके बाद आइडियल गैस में क्या ध्यान रखना है कि उनमें एट्रैक्शन फोर्स बहुत कम, टेंडिंग टू 0, और उनके पार्टिकल्स का वॉल्यूम भी क्या होता है, टेंडिंग टू 0, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। उसके बाद यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं देखिए जरा,
ये लिखा हुआ है प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन। प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, राइट। आई गेस नाउ इट इज विजिबल। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बताने जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर कभी पीवी रिलेशन आ जाए तो वो वाला लॉ जो होगा वो लॉ होगा बॉयल्स लॉ, है ना। हम गैस के लॉस के बारे में बात करें, बॉयल्स लॉ। हाउ इज द प्रेशर अप्लाइड टू अ गैस रिलेटेड टू वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम से किस तरह रिलेटेड है आइडियल गैस के सिस्टम के लिए, ये कहानी किसने बताई थी हमें, बॉयल्स ने। बॉयल्स ने क्या बोला था कि अगर एक पिस्टन है, राइट, ये पिस्टन बना हुआ है यहाँ पे, अब पिस्टन के अंदर यहाँ पे क्या भरी हुई है, गैस। यहाँ पे हमारे गैसियस मॉलिक्यूल है इस पिस्टन के अंदर। अब ध्यान से देखिए हमने क्या किया इस पिस्टन के अंदर, इस पिस्टन में यहाँ से हमने क्या लगाना स्टार्ट कर दिया, प्रेशर। देखिए जरा, इस पे हमने यहाँ पे प्रेशर लगाना स्टार्ट कर लिया। एक सेकेंड ना, वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे गैसियस पार्टिकल अवेलेबल है और हम बात कर रहे हैं बॉयल्स लॉ की, बॉयल्स लॉ की। ठीक है, तो अगर ये पिस्टन में गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़े हुए हैं और अगर मैंने इस गैसियस मॉलिक्यूल में पिस्टन को यहाँ से फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, प्रेशर लगाया पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर लगने से क्या होगा कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हमें पता चल गया कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर एंड दैट इज नोन एज बॉयल्स लॉ। यानी कि आपने जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होने लगा, कम। यानी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, अपना प्रेशर। बात समझ में आ रही? तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गया प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ, पीवी बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट। पीवी बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर पीवी बराबर कांस्टेंट आ गया है तो देखिए जरा, तो हमारे पास अब एक लॉ आ गया है जिसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ, जो ये बताता है कि द हार्डर वी पुश द स्मॉलर द गैस वॉल्यूम। यानी कि जितना ज्यादा आप गैस को पुश करोगे, प्रेशर ज्यादा लगाओ, उतना ही गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम। इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। तो अल्टीमेटली बॉयल्स लॉ अपने पास आ गया, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, PV बराबर आ गया कांस्टेंट, दैट मीन्स P1 V1 बराबर P2 V2। बात समझ में आ रही है, P1 V1 बराबर P2 V2। अब यहाँ ध्यान रखना है कि मोल और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। यानी कि हम ना तो मोल चेंज कर रहे हैं और ना ही टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। जो भी यहाँ गैस थी, यह जो गैस मॉलिक्यूल है इसके मोल क्या है, फिक्स है ना, और टेम्परेचर यहाँ पे भी T है और यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या है, T है। तो एक फिक्स अमाउंट की गैस जिसका टेम्परेचर फिक्स हो, अगर आप उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वहाँ पे उस गैस का वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, राइट। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। उसके बाद आता है अपना अगला लॉ, दैट इज चार्ल्स लॉ। जरा ध्यान से देखिएगा चार्ल्स लॉ को। तो प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशन की बात जब कभी भी आए आप उसको बोलोगे बॉयल्स लॉ, है ना। और कभी ऐसा आए कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन पूछे, जब कभी भी आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन पूछे तब आपके पास आएगा चार्ल्स लॉ।
टेम्परेचर और वॉल्यूम, पहला था प्रेशर और वॉल्यूम, अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन जो बताता है उसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि अगेन हमने यहाँ पे गैस भरा हुआ, ठीक है ना, ये गैस यहाँ पे भरी हुई है, इस गैस के मोल फिक्स है, एन फिक्स है, मतलब अब हम और गैस नहीं भरेंगे, जो जितनी गैस भरी हुई उतनी ही है, और ये पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन यहाँ पे मूवेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर से फोर्स लग रहा है, बाहर का फोर्स लग रहा है, प्रेशर एक्सटर्नल, और नीचे जो गैसियस पार्टिकल्स लगा रहे हैं दैट इज प्रेशर इंटरनल। तो क्या होगा, प्रेशर एक्सटर्नल बराबर प्रेशर इंटरनल, दोनों प्रेशर बराबर है। अब आप क्या कर रहे हो कि इस गैस को व्हाट हैपन्स इफ हीट इज अप्लाइड टू द गैस, अगर आप इसको टेम्परेचर दोगे, गर्म करोगे तो गैस क्या होगा बताओ जरा, गर्म करोगे तो पिस्टन धीरे धीरे कहाँ जाना जाएगा, ऊपर, सिंस मोल तो फिक्स है, मोल यहाँ पे क्या है, फिक्स है। अब अंदर और बाहर का प्रेशर भी क्या है, फिक्स है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी, अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी, देखिए जरा, देखिए अगर आपने बढ़ाया थोड़ा सा टेम्परेचर तो पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि अगर पहले वॉल्यूम V1 था गैस का और बाद में वॉल्यूम क्या हो गया V2, देखिए पहले वॉल्यूम था V1 और बाद में वॉल्यूम हो गया V2, और आपको यहाँ दिख ही रहा है कि V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या बढ़ाया बताओ, टेम्परेचर। तो सीधी सी बात हो गई, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, V बराबर आ गया अपने पास KT, यानी कि V/T बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि V1/T1 बराबर V2/T2। इसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ, जो रिलेशन बताता है किस किस के बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। अगर आप रिलेशन देख रहे हो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में तब बॉयल्स लॉ, और अगर आप रिलेशन देख रहे हो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में तब आता है चार्ल्स लॉ, राइट। आगे बढ़ा जाए, देखिए जरा, आप परेशान मत होइए, आपको सारी स्लाइड मिल जाएगी, है ना, कोशिश कीजिए आप यहाँ पे समझने की, सारी चीज को जल्दी से जल्दी आप ग्रेस्प कीजिए। अगला पार्ट देखिए, अगला आता है गेल-लुसाक लॉ। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, आपने पढ़ रखे होंगे बहुत सारी चीजें, कुछ नहीं कर रहे हम, एक दो को कांस्टेंट रखे बाकी को वेरी कर रहे हैं। गेल-लुसाक लॉ, अगर आपको करना है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश, तो जरा ध्यान से देखिए क्या होगा। देखिए जरा, अगर मैं बात करूं प्रेशर और टेम्परेचर की, प्रेशर वॉल्यूम बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम टेम्परेचर चार्ल्स लॉ, प्रेशर टेम्परेचर गेल-लुसाक लॉ। अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे ही आपका यहाँ पे सिस्टम है, इस सिस्टम में आप P और T के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हो। अगेन जो है यहाँ पे गैस के मोल फिक्स है, मोल क्या है यहाँ पे फिक्स है। अब मोल फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है, मतलब कि ये यहाँ इसका वॉल्यूम फिक्स है। अब ये पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा, फिक्स्ड पिस्टन है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पिछले केस में क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने पे पिस्टन ऊपर जा रहा था क्योंकि मूवेबल पिस्टन था। अब तो प्रेशर फिक्स है ना, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो सॉरी, वॉल्यूम जो है यहाँ पे फिक्स है, वॉल्यूम वेरी नहीं कर रहा है। अब आपने जैसे इसको गर्म करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर जैसे ही दिया, तो अब पहले क्या हो रहा था, टेम्परेचर देने पे पिस्टन ऊपर जा रहा था क्योंकि हमारे पास पिस्टन क्या था, मूवेबल, वॉल्यूम वेरिएबल था। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, ये पिस्टन यहीं रुका हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट, मोल फिक्स है। आपने प्रेशर बढ़ाया तो गैस, सॉरी आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कोलिजन बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दैट मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। P बराबर क्या आ जाएगा, KT, यहाँ से आ जाएगा P/T बराबर कांस्टेंट, और इसका मतलब P1/T1 बराबर P2/T2। ठीक है, ये अपने लॉ हो गए, सारे गैसेस लॉ हो गए। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इन सारे लॉस को कंबाइन कर लूँ तो देखिए, अगर लॉस को कंबाइन कर लिया तो क्या बनेगा, अब पूरा लॉ एक साथ में बता दे रहे। देखिए PV बराबर कांस्टेंट इज बॉयल्स लॉ, PV बराबर कांस्टेंट हो तब वो बॉयल्स लॉ है, और V/T कांस्टेंट हो तो चार्ल्स लॉ है, और P/T कांस्टेंट हो तो गेल-लुसाक लॉ है। और इन तीनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपका आएगा कंबाइंड गैस लॉ, दैट इज
PV अपॉन टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट, दैट मीन्स P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। तो अब तक की कहानी में मैंने आपको 3 लॉ बताए हैं और उससे पहले आइडियल गैस की इक्वेशन बताई है, और उस इक्वेशन में जो भी पैरामीटर है उनकी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? ये हमारा कंबाइंड गैस लॉ हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी जो है इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, ऐसा आता है। देखिए जरा इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, मतलब मैंने पढ़ाया कुछ और क्वेश्चन कुछ ऐसा है। देखिए जरा, आपको ग्राफ दिया हुआ है पीवी ग्राफ, है ना, 3 ग्राफ दिए हुए, 3 ग्राफ दिए हुए हैं। पहला ग्राफ ऐसा, ठीक है, दूसरा ग्राफ आपको दिया हुआ है ऐसा, और तीसरा ग्राफ आपको दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है T1, इसमें लिखा हुआ है T2, इसमें लिखा हुआ है T3, है ना, और लिखा हुआ है मोल फिक्स है। तो आपको बताना है T1, T2 और T3 में कौन ज़्यादा होगा। क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। T1, T2, T3 में कौन ज़्यादा होगा? T1, T2, T3 में कौन ज़्यादा होगा? फटाफट से आंसर बताइए मेरे को जल्दी से। T1, T2, T3 में कौन ज़्यादा होगा? सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, क्वेश्चन आपने ये दिया, पढ़ाया कुछ और है। बिल्कुल मैंने पढ़ाया, आप इसको रिलेट कीजिए, एक बार ग्राफ से रिलेट कीजिए चीज़ों को। यहाँ पे आपको T1, T2 और T3 में बताना है कि कौन जो है बड़ा होगा। जल्दी से बताइए, T1, T2, T3 में कौन बड़ा होगा? तेजी से। अवनी T3, कुमकुम T3, विशाखा T3, निकिता T3। बिल्कुल सही, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। देखो ये ग्राफ जो है बॉयल्स लॉ का है। अभी मैंने बताया था PV बराबर कांस्टेंट, PV बराबर कांस्टेंट जो है, यानी कि P और V का रिलेशन बताया था, V बराबर K अपॉन P, राइट, या फिर P बराबर K अपॉन V। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो PV बराबर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? nRT। ध्यान से देखिए, जब कभी भी ऐसा ग्राफ आए उसको सॉल्व कैसे करना है। आप क्या कीजिए, एक चीज को कांस्टेंट कर लीजिए, या तो P को कर लीजिए या V कर लीजिए। देखिए मैंने एक एरो खींच दी, तो इन तीनों कर्व के लिए वॉल्यूम क्या हो गया? फिक्स। इन तीनों कर्व के लिए वॉल्यूम हो गया फिक्स। तो अगेन दोबारा से देखिए, अगर वॉल्यूम क्या हो गया आपका? फिक्स, वॉल्यूम फिक्स हो गया, ठीक है। मोल तो ऑलरेडी फिक्स ही है, मोल तो फिक्स है, और ये R जो है ये हमारा कांस्टेंट है, ये भी फिक्स है। तो अब बचा क्या? प्रेशर और टेम्परेचर। और प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ेगा, या प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी भी तरह से देख लो। यानी कि जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा। देखिए ये तो प्रेशर होगा किस वाले का? बोलिए, ये प्रेशर होगा T3 वाले का, ये प्रेशर होगा T2 वाले का, ये प्रेशर होगा T1 वाले का। देखिए किसका प्रेशर ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ वाला प्रेशर जो है ये ज़्यादा है, T3 ज़्यादा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर भी क्या होगा? ज़्यादा। द करेक्ट आंसर इज T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो जिनका ये आंसर है बहुत सही, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन ग्राफिकली आए तो आप उसको प्लॉट कर सकते हो, कभी कभी लॉग भी ले लेता है, तो आप उससे परेशान मत होइए, इसका लॉग ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते, जो हमने आयनिक में किया है। तो इस तरीके से हमने सारे गैस के लॉज खत्म कर दिए और आइडियल गैस की इक्वेशन हमने खत्म कर दी। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे, फटाफट से तेजी से देखिए अगला पार्ट इसका क्या है। अगला पार्ट है इसका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है? At constant volume and temperature, the total pressure of a mixture of gases is sum of the partial pressure of all the gases present। तो अब जरा देखिए, सर लाइट ग्रीन मत यूज करो, ठीक है, चलो बेटा ग्रीन नहीं यूज करेंगे, जहां विजिबल नहीं हो बता दीजिएगा, राइट। ये लिखा हुआ है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या बता रहा है कि अगर किसी डब्बे में 3 गैसें भरी हुई है मान लो, तो डब्बे का टोटल प्रेशर बराबर इस तीनों गैस के प्रेशर का सम। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ गैसेस बता रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप इसको थोड़ा और ग्राफिकली या फिर डायग्राम के तरीके से समझना चाहें तो देखिए जरा क्या बोल रहा है ये, कि अगर हमारे पास गैस A है, गैस B है और गैस C है, इनके पर्टिकुलर प्रेशर दिए हुए हैं। अगर आप इन तीनों गैस को कंबाइन करके एक कंटेनर में डाल दिया तो उसका टोटल प्रेशर क्या होगा? PA प्लस PB प्लस PC। दैट इज नोन एज डाल्टन्स लॉ ऑफ
पार्शियल प्रेशर, हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर के बराबर होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ये बराबर होगा तो हम करते हैं इसको, देखिए जरा PA क्या होगा जरा बताओ। PA मान लो कि इसका वॉल्यूम V है ना, इसका वॉल्यूम V है, तो इस वॉल्यूम V वाले कंटेनर में A का प्रेशर क्या होगा, A के मोल इंटू RT अपॉन V। PA बराबर NaRT अपॉन V। PB क्या होगा बताओ, PB बराबर होगा NbRT अपॉन V। और PC क्या होगा, PC होगा NcRT अपॉन V। और P टोटल क्या होगा, P टोटल होगा N टोटल इंटू RT अपॉन V। बात समझ में आ रही है, ये PA, PB, PC और P टोटल। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं पहली और चौथी को डिवाइड कर लूं 1 डिवाइडेड बाय 4 तो क्या आएगा जरा देखिए, PA अपॉन PT, PA अपॉन PT बराबर RT से RT, V से V सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा Na अपॉन NT। ये क्या हो गया, Na अपॉन NT आ गया, मतलब ये क्या बन गया, A की मोल फ्रैक्शन, दैट इज मोल ऑफ A अपॉन टोटल मोल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो इस मतलब PA बराबर हो गया P टोटल इंटू का A, यानी कि हम A का पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास मोल अवेलेबल हो। तो ये आ गया आपके पास PA का पार्शियल प्रेशर बराबर टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो यानी कि किसी भी गैसों को आप मिक्स कर रहे हो तो गैस A, गैस B, गैस C का टोटल प्रेशर कुल मिला के उनका सम टोटल प्रेशर के बराबर होगा, और एक गैस का पार्शियल प्रेशर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये गैसें नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। अगर ये गैसें रिएक्टिव होगी तो ऐसा काम नहीं चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये लॉ तो याद रख लोगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो मिक्सर मैंने दिया है, ये मिक्सर कैसा होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सर होना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्ट करेगा तो उसके उतने मोल बचेंगे ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है कि ये लॉ तभी लगेगा जब आपका मिक्सर कैसा हो, नॉन रिएक्टिंग। रिएक्टिंग मिक्सर लिया तो नहीं लगेगा, राइट। चलिए ये हो गया आपका। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इससे रिलेटेड आप ट्राई कीजिए। मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे में मैंने गैसें भरी हुई है, SO2 है और O2 है। मैंने SO2 भरी है 64 ग्राम और O2 भरी है मैंने 32 ग्राम, और मैंने देखा है कि टोटल प्रेशर आ रहा है 10 atm, है ना। आप बताइए जरा इसमें O2 का प्रेशर कितना होगा, जल्दी से बताइए, इसमें O2 का प्रेशर कितना होगा। दो गैसें भरी हुई है, एक SO2 है दैट इज 64 ग्राम और एक O2 है दैट इज 32 ग्राम। आपको बताना है O2 का प्रेशर कितना आएगा, जल्दी से बताइए। चीज़ें जल्दी से ग्रेस्प करने की कोशिश कीजिए आप, ये आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा सारा। आंसर दीजिए आप, O2 का प्रेशर कितना होगा, जल्दी से बताइए। अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया है, जल्दी जल्दी से बताइए। कोशिश कीजिए, ये अभी मैंने आपको बताया उसी से रिलेटेड है, कोशिश कीजिए फटाफट से, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। हाँ 5 ATM, विक्रम लिम्बा 5 ATM, कुमकुम शर्मा भी बता रही है 5 ATM, 5 ATM, विशाखा भी आंसर आ रहा है 5 ATM, बिल्कुल सही। देखो अगर आप, चलो चेक कर लेते हैं, इसके मोल निकालते हैं। SO2 के मोल क्या होगा, अभी मैंने बताया मोल कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सल्फर का 32, दो ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा 16 16 32, तो ये हो जाएगा 64, इसका आ जाएगा 1 मोल, है ना। आप O2 का मोल निकालिए, O2 का मोल कितना आएगा बोलिए, 32 अपॉन 32, तो दोनों के इक्वल मोल है, दोनों के इक्वल मोल है। आप फॉर्मूला लगा भी कर सकते हो, PO2 बराबर P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। PO2 बराबर हो जाएगा, टोटल प्रेशर अपने पास है 10, O2 की मोल फ्रैक्शन मतलब O2 के मोल अपॉन टोटल मोल दैट इज 1/2, प्रेशर इज 5 atm। अदरवाइज आपको सीधा ही दिख रहा है कि भाई आधा आधा मोल, एक मोल है इसका, तो जो प्रेशर लग रहा होगा आधा SO2 की वजह से और आधा O2 की वजह से, दैट इज द आंसर, राइट। तो जिसका 5 ATM आंसर आया वो बिल्कुल सही है। अब ध्यान रखने की बात यही है कि जो है हमारा गैसियस मिक्सचर कैसा होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव। अब यहाँ पे हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि नॉन रिएक्टिव, अगर रिएक्टिव होता तो दिक्कत हो जाती, ठीक ना। रिएक्टिव होगा तो क्या होता कि ये इससे रिएक्ट करके कुछ और बना देता, SO3 बना देता, तो ये तभी लगेगा जब मिक्सचर कैसा हो अपना, नॉन रिएक्टिव। कहानी क्लियर है, आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए जरा अगला पार्ट तेजी से देखेंगे हम इसको।
अगला पार्ट है अपना ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन्स एंड डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। जैसे कि हम कभी कभी स्प्रे लगाते हैं तो स्प्रे के अंदर से जो सब्सटेंस है वो स्मॉल से होल से बाहर आ रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उस होल से वो जो भी सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस बाहर आ रहा है, जब भी हम स्प्रे लगाते हैं तो उसका बाहर आना कैसा प्रोसेस, बाहर आके जो फैल रहा है वो है अपना डिफ्यूजन, और बाहर आना होता है उसका इफ्यूजन। जरा ध्यान से देखिए, ऐसा समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि डिफ्यूजन होता है रैंडम मिक्सिंग ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स ड्यू टू काइनेटिक प्रॉपर्टीज, थिंक ऑफ परफ्यूम। और इफ्यूजन देखिए, द प्रोसेस इन विच अ गैस एस्केप्स थ्रू अ होल कंसिडरेबली स्मॉल देन द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। तो बहुत बड़ी डेफिनेशन हो गई। इसको बेसिक टर्म में समझा जाए तो आप ऐसे समझिए। कैसे समझेंगे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ऐसा कुछ बना हुआ है, ऐसा देखिएगा, है ना, ऐसा कुछ पार्ट बना हुआ है और इसके अंदर देखिए गैस भरी हुई है, ठीक है, ये गैस भरी हुई है ना, और ये यहां से इसका होल बना हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये गैस के पार्टिकल्स इस होल के थ्रू यहां से यहां मूव करेंगे, है ना। तो गैस के पार्टिकल्स यहां से यहां जा रहे हैं, तो यानी कि यहां से अगर मैं इसको बोल दूं 1, इसको बोल दूं 2, तो गैस के पार्टिकल्स कंटेनर 1 से क्या हो रहे हैं, इफ्यूज। कंटेनर 1 से हो रहे हैं इफ्यूज, क्योंकि उसके होल से निकल रहे हैं। और निकलने के बाद क्या होगा, जब ये यहाँ आएंगे कंटेनर नंबर 2 में, तब यहाँ आने के बाद ये गैसेस पार्टिकल क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। फैल जाएंगे का मतलब क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज। तो इफ्यूजन और डिफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्मॉल होल से पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो पार्टिकल्स इफ्यूज हो रहे हैं, और निकलने के बाद पार्टिकल्स क्या होंगे, डिफ्यूज, है ना। तो इफ्यूजन और डिफ्यूजन सेम ही है। इफ्यूजन का मतलब ऐसा डिफ्यूजन जो स्मॉल होल से हो रहा हो। दोबारा बोलो, इफ्यूजन का मतलब ऐसा डिफ्यूजन जो स्मॉल होल से हो रहा हो। मतलब दोनों में गैसें फैलती है, स्प्रेड होती है, बट पॉइंट ये है कि अगर किसी होल से स्प्रेड हो रहा हो तब तो हो रहा है इफ्यूज, और निकलने के बाद अगर वो फैल रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, डिफ्यूज। इसको बोलते हैं इफ्यूजन और डिफ्यूजन। अब इसमें हमारे काम की बात यह है कि कभी भी ऐसा पूछा जाए कि इफ्यूजन डिफ्यूजन हो रहा है गैस का, तो आप बताएंगे कि अगर इफ्यूजन डिफ्यूजन हो रहा है तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उस केस में। तो ध्यान रखिएगा कि इफ्यूजन और डिफ्यूजन की जो रेट होती है उसको मैं आपको बता देता हूँ। उस पर क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार बने भी हैं, आते भी हैं। जरा ध्यान से देखिए, जितनी गैस हल्की होगी उतना तेजी से बाहर आएगी, उतना तेजी से बाहर आएगी। यानी कि जितनी गैस हल्की मतलब जितनी उसकी डेंसिटी कम होगी उतने ही गैस की डिफ्यूजन की रेट क्या होगी, ज़्यादा। जितना अंदर भसड़ ज़्यादा मची हुई है, प्रेशर ज़्यादा बना हुआ है, इसका मतलब गैस तेजी से बाहर निकलेगी। दैट मीन्स कि डिफ्यूजन की जो रेट होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन अंडर रूट ऑफ D। जितनी डेंसिटी क्या होगी कम उतनी रेट ज़्यादा, और जितना प्रेशर ज़्यादा उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। दैट मीन्स R1 अपॉन R2 बराबर P1 अपॉन P2 इंटू अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1। अगर मान लो सेम प्रेशर है तो प्रेशर आप काट लोगे D2 अपॉन D1, और आपको पता है डेंसिटी जो है आप इसको मॉलिक्यूलर वेट की टर्म में भी लिख सकते हो। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R1 अपॉन R2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, अगर प्रेशर सेम है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। तो कभी भी आपको डिफ्यूजन इफ्यूजन की रेट पूछा जाए दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, दैट इज नोन एज रेट ऑफ डिफ्यूजन। बात समझ में आ रही है। कभी कभी वो क्या करता है, टाइम को रिलेट करता है कि इतने सेकंड में ये डिफ्यूज हो रही है तो उतने सेकंड में वो वाली गैस कितनी डिफ्यूज होगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन भी यूज कर सकता है। यानी कि वो यहाँ रेट ना लिख के ऐसा लिखता है V1 अपॉन T1 डिवाइडेड बाई V2 अपॉन T2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। उसने बोला
कि 5 ml SO2 गैस 10 सेकंड में डिफ्यूज हो रही है, राइट। तो 10 ml SO3 गैस कितने टाइम में डिफ्यूज होगी? तो आपको V1 पता है, T1 पता है, V2 पता है, T2 पता करना है, M1 M2 पता है। तो इस तरीके से कभी कभी वो क्वेश्चन को टाइम के साथ भी रिलेट कर लेता है। आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट ये है कि आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, रेट जो है P1 अपॉन P2 अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1, D2 अपॉन D1 को अपन M2 अपॉन M1 रख सकते हैं। प्रेशर सेम है तो सेम रख लो, अलग अलग है तो P1 P2 की वैल्यू रख लो। बात समझ में आ रही है? पक्का क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन लिखिए जरा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास SO2 गैस है और इस कंटेनर हमारे पास O2 गैस है, ठीक है। आपको क्या बताना है, दोनों सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर T रखा हुआ है। आपको बताना है कि रेट ऑफ SO2 अपॉन रेट ऑफ O2 का रेशियो बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए। SO2 और O2 के डिफ्यूजन की रेट का रेशियो बताए, क्या होगा? फटाफट से बताइए, तेजी से आंसर दीजिए। SO2 और O2 के रेट का रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताइए। SO2 और O2 के रेट का रेशियो क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। रेट ऑफ SO2 अपॉन रेट ऑफ O2 का रेशियो क्या होगा? अभी मैंने आपको सारी कहानी बताई है, रेट ऑफ O2 अपॉन रेट ऑफ SO2। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। रेट ऑफ SO2 अपॉन रेट ऑफ O2 कैसे बताया जाएगा? √2 1/√2, विक्रम लिम्बा 1/√2, नीतू कंवर √2, कुमकुम शर्मा ने √2 बताया। अब देखिए सर यहाँ पे प्रेशर तो बताया नहीं, जब कुछ चीज मेंशन ना करे उसको आप क्या मान के चलिए? कांस्टेंट। अभी मैंने आपको बताया कि रेट क्या होगा, जरा देखिए, रेट ऑफ SO2 अपॉन रेट ऑफ O2 बराबर प्रेशर ऑफ SO2 अपॉन प्रेशर ऑफ O2 इंटू अंडर रूट ऑफ M ऑफ O2 अपॉन M ऑफ SO2। अब यहाँ प्रेशर मेंशन नहीं है, मतलब प्रेशर सेम है, तो ये प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम प्रेशर हो गया। तो R ऑफ SO2 अपॉन R ऑफ O2 बराबर अंडर रूट ऑफ M ऑफ O2। M ऑफ O2 क्या होगा? O2 का मोलर मास कितना होगा जरा बताइए? 32, और सल्फर का होता है 32, और O2 का होता है, एक O का होता है 16, दो O का हो जाएगा 32, 32 प्लस 32 हो जाएगा 64। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा R ऑफ SO2 अपॉन R ऑफ O2 बराबर 1/√2। जिसका भी आंसर 1/√2 आया वो बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के चीजें आपको इधर उधर से घुमाएगा, ध्यान बस यही रखना है कि रेट जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है और मोलर मास या डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट इज द होल आइडिया। आई गेस यू आर गेटिंग द पॉइंट कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसमें क्या ध्यान रखना है वो बहुत जरूरी है। कभी कभार वो क्या कर देता है, रेट को जो है वॉल्यूम से रिलेट कर लेता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। रेट होता है वॉल्यूम डिफ्यूज पर यूनिट टाइम, तो आप रेट की जगह अगर वॉल्यूम बोलता है तो V/T1 V/T2 कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? कैन वी मूव फर्दर? बात समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो फटाफट से बता दीजिए। हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जरा ध्यान से देखिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपको क्या बता रही है? इसमें हम कुछ एजम्पशन मान के चलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। वो एजम्पशन मैं आपको बता देता हूं पहले। एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहला बात, जो भी गैस होगी वो अपनी गैस कैसी होगी? आइडियल। आइडियल का मतलब पता चल गया अभी। आइडियल गैस की क्या खास बात होती है? उनमें इंटरेक्शन नहीं होता है और उनका पार्टिकल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। दूसरी चीज, उनके बीच का कोलिजन और उनके और वॉल के बीच का कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा, मतलब किसी भी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तीसरी बात कि वो गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडमली मूव करते हैं अलग अलग वेलोसिटीज के साथ, डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ वो मूव करेंगे और हम जो है उनको कुछ एवरेज वेलोसिटी से मूव करता वो मान सकते हैं। बट हाँ, हर एक पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। उसके बाद द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ कुल कहानी कुछ ऐसा हुआ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में वो ये बता रहा है कि गैसेस पार्टिकल्स आर आइडियल गैसेस पार्टिकल, मतलब उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। जो भी उनका कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, मतलब एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। और वो पार्टिकल्स जो है कैसे हैं? पॉइंट पार्टिकल्स, है ना। ये कुछ एजम्पशन है, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। अब इसके बेसिस पे हमने
तीन वेलोसिटी जो है उस पर हमें ध्यान देना है, उस पर आप फोकस कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी वेलोसिटी है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला है आरएमएस। आरएमएस वेलोसिटी है अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन एम, अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन एम। उसके बाद आती है एवरेज वेलोसिटी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई एम। इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से सुनिएगा। और ये है CMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2RT बाय एम। एक आरएमएस, एक एवरेज, एक मोस्ट प्रोबेबल। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि जो भी आप m रख रहे हो वो आप किलोग्राम पर मोल में रखिएगा, ग्राम पर मोल में मत रखिएगा, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने ग्राम पर मोल में रखा तो वेलोसिटी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में नहीं आएगी। आपको यहाँ पे इसको किस में रखना होगा, किलोग्राम पर मोल में। और टेम्परेचर को आपको किस में रखना होगा, बोलिए ज़रा, केल्विन में। और R की वैल्यू तो आपको पता ही है, R की वैल्यू लोगोगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। क्वेश्चन ये आता है कि इन तीनों में से कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा है, बताइए ज़रा, फटाफट से आंसर दीजिए। इन तीनों में से कौन सी वाली वेलोसिटी ज़्यादा है, आरएमएस, एवरेज या मोस्ट प्रोबेबल? तेजी से आंसर बताइए, इन तीनों में से कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा है, आरएमएस, एवरेज या एमपी? रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल वेग, एवरेज वेलोसिटी औसत वेग, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अधिकतम संभावित वेग। बताइए जरा इसमें से कौन ज़्यादा होगा, बोलिए फटाफट से। आरएमएस, 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 नीतू कंवर, अवनी, सबका आरएमएस, आरएमएस आ रहा है, बिल्कुल सही। जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए इस बात पे, जो इस स्लाइड को मैं बताने जा रहा हूं, इस स्लाइड्स पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इस पे फोकस कीजिएगा। अगर CMP, C एवरेज और C RMS का रेशियो पूछा जाए तो MP 2RT/m, देखो याद रखने का तरीका देखो, MP में कितने लेटर है, देखिए जरा, MP में जो हमारे पास जो है वो दो अल्फाबेट है M और P, तो इसका मतलब 2RT, राइट। RMS में हमारे पास कितने हैं, 3, दैट इज 3RT। और जो सबसे अलग टाइप का है वो है एवरेज, 8/पाई। तो कभी RMS और MP में कंफ्यूज हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, MP में 2 तो 2RT, RMS में 3 तो 3RT, और एवरेज अलग टाइप का ही है तो 8/पाई। बात समझ में आ रही है? तो ये RTM, RTM तो कट गया, सबसे बचा क्या, अंडर रूट 2, अंडर रूट 8/पाई, अंडर रूट 3, इनका रेशियो आ गया 1.414, 1.596, 1.732। एक बार एग्जाम में रेशियो भी पूछा गया था, एक बार एग्जाम में ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि RMS वेलोसिटी ज़्यादा हुई, सबसे ज़्यादा RMS, उसके बाद क्या आएगा, एवरेज, उसके बाद क्या आएगा, MP। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है, किसकी वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें कभी टेम्परेचर वेरी करके या M वेरी करके आपको पूछ सकता है, कुछ भी चीज़ें पूछ लेगा, बट हाँ अगर आप कोई फंडामेंटल करिए तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये वेलोसिटीज़ के बीच का रिलेशन है, RMS सबसे ज़्यादा, MP सबसे कम, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, दैट इज, अगला पार्ट जो है अपना वो हम निकालते हैं, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट पार्ट इज मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, है ना। हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरफ बढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जरा देखिए, इसको देखिए जरा, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ ऐसा कर्व बना होता है जिसमें y एक्सिस पे जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल और फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल विद स्पीड c, है ना, इनका और यहाँ पे स्पीड के बीच में ग्राफ बनाया गया है ना। फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जिनकी स्पीड c है और c के बीच में ग्राफ बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन क्या उठता है, मैंने यहाँ पे 3 वेलोसिटी बनाई, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, ये मैंने यहाँ लिखा C1, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा C2 और यहाँ मैंने लिखा C3, है ना। अब आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा, C1, C2 और C3। अब बताइएगा इसमें से RMS, MP और एवरेज कौन कौन सी है,
सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, C1 C2 C3 में कौन सी वेलोसिटी RMS वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी MP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, और कौन सी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी। जरा बताइएगा फटाफट से, तेजी से आंसर दीजिए, इसमें कौन सी वेलोसिटी क्या क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए। C1 कौन सी है, C2 कौन सी है, और C3 कौन सी है, फटाफट से बताइए, फटाफट फटाफट। C1 इज RMS, अवनी ने बताया C1 RMS, सुरभि ने भी बताया C1 RMS है। दोबारा सोचिए बेटा, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, आप इसमें पक्की बात है गलत करेंगे। जरा ध्यान दीजिए, अभी मैंने पिछली वाली स्लाइड में बताया है कि RMS ज़्यादा होता है एवरेज से, उसके बाद आता है MP, उसी को रिलेट कीजिए आप यहाँ पे मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आप रिलेट कीजिए। C1 C2 C3 कहाँ है, कौन सी वेलोसिटी C1 है, विक्रम लिम्बा C1 RMS है, नीतू कंवर C1 जो है MP है, अंकिता C3 एवरेज है, C3 RMS बोल रहे हो। इतना कन्फ्यूजन कैसे आ रहा है बेटा, इतना कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। देखिए जरा, इसको मैं बताता हूँ आपको, देखिए पहले तो आप ये बताइए कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ हमने लिखा RMS सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद एवरेज, उसके बाद MP। तो यहाँ देखिए कौन ज़्यादा है, कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा है। अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि ये बहुत बड़ा दिख रहा है तो ये C1 ज़्यादा होगा, ये उसके बाद छोटा दिख रहा है तो C2 कम होगा, और ये C3 जो है और कम होगा। लेकिन बेटा स्पीड तो यहाँ है, x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे अगर आप 0 से इधर की तरफ मूव कर रहे हो तो वैल्यूज बढ़ेगी। तो C1 C2 C3 में कौन बड़ा होगा, सीधा ही दिख रहा है, C3 बड़ा होगा, फिर क्या होगा C2, फिर क्या होगा C1। अब देखिए जो C3 है वो सबसे बड़ा होगा, तो वो वेलोसिटी कौन सी वाली होगी, RMS, तो C3 वाली कौन सी होगी, RMS। उसके बाद देखिए RMS के बाद कौन सी आती है, एवरेज। अब देखिए दूसरी वाली वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, एवरेज, और तीसरी वाली वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, MP। बात समझ में आ रही है। तो ये जो सबसे ज्यादा पीक वाली वैल्यू है ये MP के लिए है, मोस्ट प्रोबेबल वाली है ना, क्योंकि y एक्सिस पे वेलोसिटी नहीं है, x एक्सिस पे वेलोसिटी है। आइडिया क्लियर है, ये समझ में आ गया कि C1 C2 C3 में C3 ज्यादा होगी क्योंकि स्पीड x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे आपकी स्पीड नहीं है, y एक्सिस पे आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी c है। बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का समझ में आ रहा है। तो ये वाली वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, CMP, दैट इज √2RT/m। लिख लीजिए इसको। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं अगला पार्ट, जरा ध्यान से देखिए अगला पार्ट, दैट इज फिर से एक क्वेश्चन आया आपके सामने, फिर से एक क्वेश्चन आया है, इस बार दो ग्राफ बने हुए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ CH4 का है और कौन सा ग्राफ O2 का है, कौन सा ग्राफ CH4 का है, कौन सा ग्राफ O2 का है। ग्राफ देख के आंसर बताइए, कौन सा ग्राफ CH4 का है, कौन सा ग्राफ O2 का है। या फिर आप ऐसा कीजिए, पहले आप ये बता दीजिए कि अगर मैं बोलूं, उससे पहले एक और चीज कर लो ताकि थोड़ा और चीज क्लियर हो जाए। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका टेम्परेचर TA है और इसका टेम्परेचर TB है, तो क्या करेक्ट होगा, कौन बड़ा होगा, TA TB से बड़ा होगा या TB TA से बड़ा होगा, ये बताइएगा। TA TB से बड़ा होगा या TB TA से बड़ा होगा, सोच के बताइए फटाफट से, क्या इसका आंसर होगा। फिर हम O2 वाले पे आते हैं, CH4 O2 वाले पे आते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पे जो भी वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, ये जो वेलोसिटी होगी दैट इज CMP ऑफ A, और यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी वो होगी CMP ऑफ B, CMP ऑफ A और CMP ऑफ B। तो देखिए CMP ऑफ A और CMP ऑफ B में कौन ज्यादा है, देखो स्पीड में देखो CMP ऑफ B ज्यादा है, तो यहाँ लिखिए CMP ऑफ B इज ग्रेटर देन CMP ऑफ A, और CMP क्या होता है, √2RT ऑफ B अपॉन M, यहाँ पे होगा √2RTA/m। यहाँ से देखो TB इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है, TA। यहाँ क्या खास बात है, A और B दोनों जो है वो टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं लेकिन गैस सेम है, सेम गैस,
सेम गैस है बट टेम्परेचर इसका क्या है, डिफरेंट। गैस सेम है, टेम्परेचर डिफरेंट है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये TA है, ये TB, अगर मैं अगला ग्राफ ऐसे साथ में बना दूं तो ये क्या आ जाएगा, T3। तो कुल मिला के ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो है क्या हो रहा है, पहले कर्व ऐसे था, फिर थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगा पीक, उसके बाद और आगे शिफ्ट होगा। इसका मतलब अगर ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो देखो MP वेलोसिटी क्या होती जा रही है, देखो बढ़ती जा रही है। MP वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा। T3 बड़ा है T2 से, T2 बड़ा है T1 से। बात समझ में आ रही है? वैसा ही पार्ट अगर मैं करूं तो आप अब गैस के साथ कर सकते हो। ध्यान से देखिए, इस बार क्या है, ग्राफ वही है, ध्यान से देखिएगा, ग्राफ वही है, वैसे ही पैटर्न का ग्राफ है। एक ऐसा है और एक ऐसा है ना। ये गैस A है, ये गैस B है, और एक और बना लेते हैं, ये गैस C है ना। अब आपको बताना है कौन सा ग्राफ हाइड्रोजन का है, कौन सा ग्राफ CH4 का है, कौन सा ग्राफ O2 का है। तेजी से बताइए, तेजी से बताइए, तेजी से बताइए, कौन सा ग्राफ H2 का है, कौन सा CH4 का है, कौन सा O2 का है। जल्दी से देखिए। इस बार क्या है, टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर सेम, गैस डिफरेंट। और लास्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम क्या था बताइए जरा, गैस सेम टेम्परेचर डिफरेंट। यहाँ जरा बताइए, फटाफट से आंसर बताइए कि कौन सी गैस का ग्राफ कौन सा वाला होगा, जल्दी से बताइए। देखिए अब यहाँ अगर आप आओगे तो ये आ जाएगा CMPA। यहाँ अगर आओगे, देखो CMP पता कर लोगे तो काम हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा CMPB और यहाँ आ जाएगा CMPC। तो यहाँ सीधा दिख रहा है। अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये CMPA ज़्यादा है, ज़्यादा CMPC है ना, क्योंकि C इस एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ आप लिखोगे CMP ऑफ C इज ग्रेटर देन CMP ऑफ B इज ग्रेटर देन CMP ऑफ A, और ये होता है अंडर रूट ऑफ 2RT अपॉन MC, ये हो जाएगा 2RT अपॉन MB, और ये हो जाएगा अंडर ऑफ 2RT अपॉन MA। ये वैल्यू तो सब में सेम है, कट जाएगा MA MB MC। तो इससे यहाँ से आ जाएगा उल्टा ऑर्डर आ जाएगा, MA इज ग्रेटर देन MB इज ग्रेटर देन MC। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ से देखिए, जो जिस गैस का, इसको ऐसे समझिए, जिस गैस का मोलर मास ज़्यादा होगा उस गैस का MP वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। इससे आप रिलेट कर सकते हो कि किसका MP कम है उसका मोलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब मोलर मास निकाल दो, इसका होगा 2, इसका होगा 16, इसका होगा अपना 32। तो जिसका मोलर मास ज़्यादा उसका CMP कम, तो CMP ये सबसे कम है और इसका मोलर मास ज़्यादा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, O2। इस तरीके से आप A, B और C क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। कहानी समझ में आ रही है। फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा हमारा कौन सा वाला, नॉन आइडियल गैस और रियल गैस। मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ये आपको PPT मिल जाएगा। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। इसको रिवाइज कीजिएगा, इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। कहानी क्लियर है, ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।